साथियों नमस्कार। मैं साहिल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आसान साहित्य पर। जैसा कि आप जानते हैं हम अब तक भक्ति काल का लगभग काव्य पढ़ कर आ चुके हैं। भक्ति काल में कबीर से संबंधित जो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने फुटनोट दिए हैं, सारे शब्दार्थ उनकी भूमिका सारा पढ़ चुके हैं। इसी तरह जो आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत के जो 50 पद लगाए हुए हैं उनके भी फुटनोट भूमिका सब देख चुके हैं और तुलसीदास के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं और जो पद्मावत लगी हुई उसकी कथा भी पढ़ चुके हैं और उसके बारे में जो शुक्ल जी ने फुटनोट दिए हैं, शब्दार्थ दिए हैं, सारा अध्ययन और उसकी भूमिका का अध्ययन कर चुके हैं। अब जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे आदिकाल का जो टेक्स्ट लगाया हुआ है। देखिए, आदिकाल का टेक्स्ट पढ़ने में बहुत सी दुविधाएं मेरे सामने आई, सबके सामने आती हैं, मेरे अकेले के थोड़ी कि मैं विद्वान हूँ, मेरे सामने आई। उसमें पढ़ने में जो सबसे बड़ी दुविधा ये आती है कि उसका जो टेक्स्ट लगा हुआ उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। एनटी वालों ने इतना बेढंगे तरीके से जो टेक्स्ट दिया हुआ है आदिकाल का, देखिए अमीर खुसरो का लिख दिया पहेलियाँ और मुकरिया, कुछ नहीं बताया किसकी पहेलियाँ मुकरिया पढ़नी है, कौन संपादक है। ऐसे तो उनके नाम से ही न जाने कितनी फेमस है पहेलियाँ और मुकरिया। प्रश्न आसान पूछे गए हैं, मुश्किल नहीं पूछे। फिर भी इसी तरह पृथ्वीराज रासो, अकेला पृथ्वीराज रासो लिख के रेवा तट लिख दिया। पृथ्वीराज रासो अब कितने छपे हुए हैं, बहुत बड़ा पृथ्वीराज रासो भी है जो 2-2-2.5-3 हज़ार पेज का भी है, संक्षिप्त भी है, मध्य भी है। अब किस पृथ्वीराज रासो का रेवा तट पढ़ना है, इसमें भी प्रश्न तो मुश्किल नहीं पूछे, लेकिन फिर भी सिलेबस का स्पष्टीकरण हो तो बच्चा ये देख ले कि ये संपादक लगा हुआ है और इससे पढ़ लेते हैं। इसी तरह विद्यापति की पदावली में नरेंद्र झा नाम का संपादक दे रखा है और वो नरेंद्र झा कहीं मिलता ही नहीं है। कई सभी जगह ढूंढ लिया और नरेंद्र झा की पदावली आज तक किसी को नहीं मिली है। कोई राम वृक्ष बेनीपुरी की पढ़ाता है, लगभग राम वृक्ष बेनीपुरी की, और या फिर जो मिलती है पदावली उन्हीं से जो पद लगाए हैं उनको पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वो क्रम से कोई किसी क्रम से कोई पद पढ़ा रहा है, कोई पद पढ़ा रहा है, तो बहुत स्पष्टीकरण नहीं है। तो आज हम पृथ्वीराज रासो का अध्ययन करेंगे, उनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं सारे तथ्य देखेंगे, उसकी कथा क्या है वो देखेंगे, उसकी भाषा देखेंगे, प्रामाणिकता संबंधी विवाद देखेंगे, विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं वो उन्होंने क्या क्या उसके बारे में कहा वो सब देखेंगे। और फिर अंत में जो रेवा तट है, रेवा तट का अध्ययन करेंगे कि रेवा तट में क्या क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसमें किस किस पात्र का जिक्र आता है, ये सब देखेंगे। तो संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इसकी रचना जो 12वीं सदी में मानी जाती है, चंद्रवरदाई और जलहण ने इसे पूरा किया था। हिंदी का प्रथम महाकवि माना है आचार्य शुक्ल ने भी और मिश्र बंधुओं ने भी। हिंदी का पहला महाकाव्य है, इसमें 69 सर्ग हैं, जिसे समय कहा गया। पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा गया है, तो समय कहा गया है। इसका जो सबसे बड़ा सर्ग है वो कनवज युद्ध है और कैवासवध इसका एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मंत्री कैवास कामांध मतलब काम में अंधा होकर दासी के साथ दुराचार करता है और उसका वध करवा दिया जाता है। सजा ये मिलती है उसे, जो हमारे महाराज थे पृथ्वीराज चौहान उसे उसका वध करवा देते हैं। और जो रेवा तट है वो हमारे लगा हुआ है। मिश्र बंधुओं ने कहा था कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है और शुक्ल जी ने भी माना है कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। प्राकृत और अपभ्रंश के छंद है अधिकतर। प्रमुख छंद छप्पे है, जिसे कवित्त भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, छप्पे या कवित्त। प्रमुख छंद छप्पे या कवित्त भी कहते हैं इसे। आचार्य द्विवेदी और नामवर सिंह इन्हें छंदों का राजा कहते हैं। शिव सिंह से सेंगर भी इन्हें छप्पियों का राजा कहते हैं। अन्य प्रमुख छंद दूहा, गाहा, तोमर, त्रोटक, आर्या। अब इसकी कथा ये कथा हम पूरी पृथ्वीराज रासो की देखेंगे और फिर आगे केवल रेवा तट की देखेंगे। तो कथा क्या है, इसमें पृथ्वीराज की वीरता और श्रृंगार संबंधित चित्रण किया गया है। वीर रस भी है इसमें। रानी संयोगिता है जो उनकी
पत्नी बनेगी। और उसका मुख्य शत्रु जो है जयचंद और मोहम्मद गौरी को दिखाया गया है। अब इसकी कथा को समझने का प्रयत्न करें तो बिसल देवरासो जो हम पढ़ते हैं, जिसमें विग्रह राज चतुर्थ या तृतीय, जो शुक्ल जी है उसे चतुर्थ मानते और बच्चन तृतीय मानते हैं, जो अजमेर के चौहान परंपरा का राजा था, पृथ्वीराज के पूर्वज थे वो। तो ये तो केवल इसलिए संबंध में जोड़ने के लिए है कि जो अजमेर के चौहान परंपरा थे उसके पृथ्वीराज के पूर्वज थे। तो वो बिसल देव के वंशज कौन हो गए? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो कथा समझिए इसकी, दिल्ली का राजा था तोमर अनंगपाल। अनंगपाल की दो पुत्रियां हुई, एक का उसने अजमेर में शादी कर दी और एक की शादी कर दी कन्नौज में। अजमेर में जिस पुत्री की शादी की थी उस पुत्री से उसे पृथ्वीराज चौहान, मतलब वहाँ पर अजमेर में जिस राजा शादी की थी वहाँ पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। और कन्नौज की जो पुत्री थी उससे जयचंद का जन्म हुआ। जयचंद राठौर था, पृथ्वीराज चौहान था। तो जयचंद जो अनंगपाल था उसने पृथ्वीराज चौहान को गोद ले लिया और जो दिल्ली का शासन था सारा, मतलब पृथ्वीराज का जो अनंगपाल है वो नाना हो गया, तो उसके नाना ने पृथ्वीराज चौहान को गोद ले लिया और संपूर्ण दिल्ली का शासन भी उसको मिल गया, अजमेर का शासन भी मिल गया। इस तरह से वो बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया उसका। वो दिल्ली का राजा बन गया और पूरा अजमेर भी उसके अधिकार में आ गया। इधर कन्नौज में जो उसका पुत्र हुआ था जयचंद, जयचंद के मन में आई कि भाई अकेला दोता जो है वो पृथ्वीराज थोड़ी ही है, कुछ हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। और उसके मन में इस बात की ठसक बैठ जाती है। उसकी पुत्री जो थी उसका नाम संयोगिता था। पर जयचंद से संबंधित दो ग्रंथ मिलते हैं, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का, जयमंक चंद्रिका मधुकर कवि का, लेकिन दोनों ही अनुपलब्ध हैं, उपलब्ध नहीं है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने जो था जयचंद ने एक राजसूय यज्ञ करने की सोची कि भाई अगर ऐसे ज़मीन नहीं मिल रही है तो यज्ञ से बढ़ा लें। इसका मतलब था राजसूय यज्ञ का कि कुछ न कुछ ज़मीन उसके अधिकार में आएगी, सब राजाओं को उसका अधिकार मतलब मानना पड़ेगा और सबको उसकी गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो उसने यज्ञ का आयोजन किया और सबके पास निमंत्रण भेजा और कहा कि वही, और उसी के साथ संयोगिता का स्वयंवर भी रख दिया और सबको निमंत्रण भेजा। लेकिन अब कई राजा जो छोटे मोटे राजा थे वो तो उन्होंने राजसूय यज्ञ से समर्थन दे दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने नहीं दिया। उन्होंने यज्ञ में भाग लेने से मना कर दिया और कहा कि हम युद्ध ही कर लेंगे अगर वो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो, लेकिन हम उनकी गुलामी स्वीकृत नहीं करेंगे। और जो संयोगिता थी वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, वो उन्हीं के सपने बुनती थी। तो पृथ्वीराज चौहान तो वहाँ गए नहीं। तो अब स्वयंवर की बारी आई, तो जब पृथ्वीराज चौहान और राजसूय यज्ञ चल रहा था तो उनकी मूर्ति बनाकर द्वारपाल के रूप में खड़ा कर देता है कौन? जयचंद, बदला लेने के लिए कि ये द्वारपाल, सब राजा वहाँ देख रहे थे। और इस तरह से चलता रहता है। तो फिर जो है पृथ्वीराज चौहान को पता चलता कि भाई संयोगिता तो तुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन जो जयचंद है वो उसका स्वयंवर किसी और से करवाना चाहता है। संयोगिता इस तरह से प्रेम में थी पृथ्वीराज की, वो उसकी जो मूर्ति बनवाकर उसके पिता ने द्वारपाल के रूप में खड़ी थी वो उसको ही माला पहना देती है। और जैसे ही उसको माला पहनाती है पृथ्वीराज चौहान आता और उसका हरण करके उसे उठाकर ले जाता है। ठीक है, तो ये कथा थी पूरी। इस तरह अब जयचंद का वो और बड़ा दुश्मन हो जाता है, और बड़ा दुश्मन हो जाता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो अब उनके बारे में उनकी पूरी दुश्मनी होती है, तो सोचता उससे बदला लेने का
जब मोहम्मद गौरी ने एक बार आक्रमण किया था उसको, तब तो उसने सब राजाओं ने मिलकर और पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया था। लेकिन जब वो दोबारा आक्रमण करता है तो जयचंद उसका साथ देता है और फिर पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर अपने देश ले जाता है और वहाँ पर उसकी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कर दी जाती है। एक ही दिन चंद और पृथ्वी की मृत्यु होती है। आप सब इस कथा को जानते ही होंगे, फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो मेरा बताने का कर्तव्य था, मैंने आप सबको बताया। अब परमाल रासों में आप जानते हैं परमाल देव का वर्णन है जो जयतंत्र के मित्र थे। परमाल रासों में जो आला उदल खंड भी कहा जाता है, जो आला उदल शहीद हुए थे जिनकी मृत्यु पृथ्वीराज ने की थी, वो जयचंद की तरफ से लड़े थे, ये भी हमको पता होना चाहिए। अब अगर इसकी भाषा को देखें तो श्री गुरु ग्राउस ने इसकी भाषा 12वीं सदी की ब्रजभाषा मानी है। स्रोत रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में 1973 ईस्वी में छपा सुमन राजे का लेख। सामान्यतः पिंगल शैली की भाषा मानी जाती है। चंद्र बरदाई ने खुद इसको शट भाषा कहा है। गारसा तासी इसे कन्नौजी भाषा में मानते हैं और डॉक्टर टेसी ट्री पश्चिमी हिंदी में मानते हैं। दशरथ शर्मा और मनीराम रंगा अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी मानते हैं। अब इसकी प्रामाणिकता संबंधी विवाद है कि ये प्रामाणिक रचना है या अप्रामाणिक है, मतलब ये सच में घटित हुआ था, ऐसा सब कुछ हुआ था, ये केवल काल्पनिक बातें हैं। इसके बारे में बहुत बड़ा विवाद चला था। इसके 4 प्रकार की जो प्रतियां हैं उपलब्ध हैं। एक बहुत बड़ी है बृहद जिसमें सर्ग समय में दिए, एक मध्यम कोटि की रचना जिसमें सर्ग प्रस्ताव के रूप में दिए हैं और एक लघु उपलब्ध है जिसमें सर्ग अध्याय के रूप में दिए हैं और लघु से भी एक लघुतम है जिसमें सर्ग नहीं है, सीधी कथा का वर्णन है। तो 4 प्रकार की प्रतियां उपलब्ध हैं। ये देखिए, अब केवल कह दिया कि रेवा तट, अब रेवा तट पढ़े कौन सा ये तो नहीं पता। अब सर्ग 1 में बृहद में तो समय कहा गया है, मध्यम में तो प्रस्ताव कहा है। ये प्रश्न पूछा जा चुका कि पृथ्वीराज रासों में सर्गों को क्या कहा, समय कहा, लेकिन प्रस्ताव और अध्याय भी कहा है। तो सर्वप्रथम प्रकाशित हुई फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने 1865 ईस्वी में कराई। सर्वप्रथम जो इसका विवाद उठता प्रामाणिकता संबंधी 1875 उसमें में उठता है, जो जयानक की कृति है पृथ्वीराज विजय, उसमें संस्कृत नाटक है ये, उसमें इसका वर्णन मिलता है पृथ्वीराज चौहान का और उसमें ये सब घटनाएं हैं जो उनका सत्यता ज़्यादा है, मतलब वो सत्य घटनाएं उसमें ज़्यादा है। लेकिन पृथ्वीराज रासो जो है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो इतिहास में नहीं मिलती। तो अब ये विवाद का है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसे पढ़ना चाहिए या नहीं, इतिहास मतलब इसे सही माना जाए या नहीं माना जाए, तो यही जो है विवाद है। तो बुलर ने कहा कि ऐतिहासिकता जो है वो पृथ्वीराज विजय में है और ये केवल साहित्यिक पुस्तक है, तो इन्होंने इसे अप्रामाणिक मान लिया। डॉक्टर बुलर की ओर से होगी अप्रामाणिक कि ये केवल साहित्यिक पुस्तक है, इसमें कोई ऐतिहासिक रूप से ये अप्रामाणिक है, कोई इसमें इतिहास ढूंढने का प्रयत्न न करे, तो डॉक्टर बुलर ने कहा। तो प्रामाणिक मानने वाले कौन थे? मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टोड। और अर्ध प्रामाणिक मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना कि जो सुख की संवाद में है वो तो मतलब सही है, प्रामाणिक है, इतिहास की दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, लेकिन जो ऐसे कथा सुनाई है रचित प्रामाणिक और बाकी अप्रामाणिक है। अप्रामाणिक मानने वालों में डॉक्टर बुलर से तो वो शुरू हुआ था और उन्होंने अप्रामाणिक माना ही था, ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा क्योंकि शुरुआत इनसे हुई है। रामचंद्र शुक्ल भी कहते कि इतिहास के दृष्टिकोण से मतलब ये ग्रंथ बिल्कुल जाली है, जो इसमें इतिहास ढूंढने का प्रयत्न करे, मतलब उसकी दृष्टि से साहित्य इतिहास की दृष्टि से पढ़ने का प्रयत्न करें तो बेशक न करें, उस दृष्टिकोण से ग्रंथ बिल्कुल जाली है। मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा सब इसे अप्रामाणिक मानते हैं।
द्विवेदी सुख सुखी संवाद में रचित प्रामाणिक और बाकी अप्रामाणिक ऐतिहासिक घटनाएं और तिथियां रासो काव्य ग्रंथ है, इतिहास नहीं। ये द्विवेदी ने कहा। शुक्ल ने कहा, काव्य में भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। शुक्ल जी ने कहा कि अगर हम इतिहास की पुस्तक लिख रहे हैं, भले ही वो साहित्य के दृष्टिकोण से लिख रहे हो, लेकिन उसमें भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए। तथ्य जो है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उनको सही रखना चाहिए। मोहनलाल विष्णुलाल पंडे ने जो है आनंद संवत की कल्पना की कि आनंद संवत में मूलतः 90-91 वर्ष का अंतर जो होता है, उसके रूप में एक दो आवी दिया, जिसका तर्क भी शुक्ल जी ने काट दिया था। मुनिजिन विजय 15वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। पुरातन संबंध संग्रह जयचंद प्रबंध। शुक्ल कहते हैं यह ग्रंथ वास्तव में जाली है। अब विभिन्न विद्वानों के मत देख लेते, क्या क्या मत दिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। कौन? चंद बरदाई। और प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो। दोनों का, पृथ्वी और चंद का जन्म एक ही दिन और मृत्यु भी एक ही दिन। और षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्वाओं में पारंगत था चंद। ये भी बुझा जा चुका है। षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि सभी विधाओं में पारंगत था चंद। जालंधरी देवी की कृपा से अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे, मतलब आगे तक का उनको दिखाई देता था। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। अधिक संभव यह जान पड़ता कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। जैनक के पृथ्वीराज के मुख्य भट्ट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का नाम उसमें कहीं नहीं है। जैनक ने जो पृथ्वीराज विजय लिखी है, उसमें पृथ्वीराज का भट्ट मतलब जो उनका साहित्यकार था, उसका नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का नाम उसमें नहीं लिखा है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि का कोई व्यवस्था नहीं है। दो की और कुछ कुछ कवित्व छप्पियों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं का काम है। यह ग्रंथ पूर्णतः जाली है। तो ये कहा था शुक्ल जी ने। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन देख लीजिए। हिंदी पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। विधान ऐसा है कि ठीक व्यास और वाल्मीकि की तरह चंद बिरदिया अपने प्रबंध का रचयिता भी है और उसका एक चरित्र भी है। ये इतिहासों में पढ़ना इनके बारे में बहुत आवश्यक है। अब की बार दो देकर पूछा गया था कि इसमें किसकी व्याख्या हो, उसमें रासो की व्याख्या दी और उसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जहाँ से मतलब राज रासो के बारे में बताना शुरू किया है, वहीं पर सबसे पहले वो दोहा दिया था और बताया था कि इसमें रासो की व्याख्या है, और वहीं से सीधा प्रश्न पूछ लिया। तो कई बार ऐसा कर देते हैं कि सीधा इतिहास से उठाया और पूछ लिया, और इनके बारे में तो कुछ ज़्यादा ही संभावना होती है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा प्रामाणिक वर्णन मिलता नहीं है। तो डॉक्टर बच्चन इसके बारे में कहते कि यह न श्रृंगार गाथा है, न वीर गाथा और न उनका मिश्रण है। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्य आत्मक त्रासदी है। तो राजनीतिक ट्रेजेडी कौन मानता है इसे? डॉक्टर बच्चन सिंह। अब पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट समय लगा हुआ हमारे, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। जो इसमें है 69 समय या सरग हैं। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। 27वां समय रेवा तट हमारे इसमें लगा हुआ है। रेवा का अर्थ है नर्मदा नदी। सबसे बड़ा कण्वज युद्ध है मुख्य कथानक। आचार्य द्विवेदी द्वारा संपादित संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो में इसका कोई स्थान नहीं है रेवा तट का। 27वां समय कैमास्वद है। कैमास्वद जो मैंने बताया था, कामान धोकर
मतलब कामांध हो जाता, दासी के साथ दुराचार करता और फिर पृथ्वीराज चौहान उसको मृत्युदंड दे देते हैं। और 61वां समय जो कनौज युद्ध और 69वां समय जो अंतिम समय है वो है महोबा समय। तो अब इसकी कथा सुनिए। कथा क्या है? पृथ्वी ये रेवा तट की जो देवगिरी है उससे विजय प्राप्त करके लौटे चामुंडराय द्वारा पृथ्वीराज को रेवा तट या मृग्या आखेट के तो मनाना और जाना। जो है चामुंडराय है वो युद्ध करने के लिए गया था देवगिरी, मतलब गुजरात साइड, गुजरात से आगे वहाँ युद्ध करके और वहाँ से उसे जीत मिली। वहाँ आते आते वो देखता है कि भाई यहाँ तो बहुत सुंदर है, नर्मदा नदी गुजरात में है, नर्मदा का नाम ही है रेवा। तो वहाँ देखता है कितने सुंदर हाथी हैं, उनके माथे पे तिलक का मतलब ऐरावत हाथी, कितने सुंदर पशु पक्षी हैं, सब देखता है और जाकर राजा को बताता कि ऐसा ऐसा है वहाँ पर। तो राजा को भी होता है कि भाई क्यों नहीं वहाँ पे जाया जाए। तो वहाँ पर वो जाते हैं और मृग्या के लिए शिकार करने के लिए, वो देखने के लिए आखेट या मृग्या के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ चले जाते हैं तो गौरी को पता चलता है कि भाई वो तो वहाँ पर गए हुए हैं। तो गौरी उसके ऊपर, गौरी इसी उसमें दागी कब आक्रमण किया जाए, कब आक्रमण किया जाए, तो आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के बाद फिर पृथ्वीराज चौहान को पता चलता कि भाई गौरी ने फिर से आक्रमण कर दिया। तो गौरी फिर उस वहाँ जाता है और उसको बंदी बनाता है। गौरी गौरी नहीं, पृथ्वीराज चौहान जाता है और उसको बंदी बना लेता है फिर से गौरी को। और फिर जब गौरी के देश के बड़े लोग, अमीर लोग थे, वो अनेक तरह के मणिमाणिक के लेकर, धन दौलत देकर फिर से अपने राजा को छुटा कर लेकर जाते हैं। तो ये कथा है इसकी। तो रेवा तट पर पाए जाने वाले वनों और मार्ग के निवासी पशु पक्षी कौन थे? ऐरावत हाथी, सिंह, कस्तूरी मृग, कबूतर और पक्षी। ऐरावत हाथियों के संदर्भ में पाल काव्य ऋषि की जन्म कथा भी आती है। रंभा, राजा रोमपाद और चंपापुरी का जिक्र भी आता है। दो सेनापति हैं पृथ्वीराज चौहान के, चामुंडराय जयचंद युद्ध में वर्णन आता है, जिसका जैत पंवार मोहम्मद गौरी से युद्ध करता है जब वहाँ वर्णन आता है। तब मोहम्मद गौरी से युद्ध होता है। तिथि निश्चित की जाती है कि भाई पंचमी तिथि मंगलवार को सुबह आक्रमण करेंगे। गौरी के पास 8,000 हाथी और 18 लाख घोड़े थे और उसका साथी था तातार मारूफ का, खुरासान का। चेनाब पार करते ही लाहौर के चंदपुंडीर से सामना हुआ। चंदपुंडीर को तो उन्होंने मार दिया था खैर, लेकिन फिर जब गौरी से सामना हुआ तो गौरी ना उससे हमारे पृथ्वीराज चौहान से सामना हुआ तो वो उनको बंदी बना लेते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान जो है वो तय करते हैं कि हम चंद्रव्यूह में सेना लड़ेगी। और उनके साथी कौन कौन थे? मेवाड़पति रावर समर सिंह, चामुंडराय, सुलक का पिता लखन, पलहन के संबंधी करम्ब, 7 सामंतों सहित लंगो लंगरी राय, लोहाना, बिटुर, रघुवंश गुराई और भीमबटी। और तो ये इनके साथी थे। गुज्जर नरेश ने फिर गौरी को पकड़ लिया। किसने पकड़ा था गौरी को? गुज्जर नरेश ने। पूछ ले भाई गौरी को किसने पकड़ा? तो गुज्जर नरेश ने पकड़ा और पृथ्वीराज के चरणों में जाकर सौंप दिया कि संभालिए। 3 दिन तक युद्ध चला। 1 मास 3 दिन गौरी फिर जेल में बंद रखा। और फिर दंड स्वरूप क्या, उनके जो रईस लोग थे उनके देश के कि भी राजा के बिना कैसे काम चलेगा, वो उनको छुड़ाने के लिए आते हैं। और वो 9,000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 डली हुई डालें, गजमुक्ता और अनेक माणिक्य देकर अपने राजा गौरी को छुड़वा लेते हैं। तो दंड स्वरूप क्या देते हैं? 9,000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 डली हुई डालें, गजमुक्ता और अनेक माणिक्य देकर अपने राजा को छुड़ा लेते हैं। अब ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मतलब पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के बारे में कौन से कथन सही है? पृथ्वीराज चौहान ने उसे ससम्मान छोड़ा, तो ये जो है लेकर उन्होंने उसे ससम्मान छोड़ दिया था।
और पृथ्वीराज चौहान ने उसे ऐसे ही चेतावनी देकर भगा दिया, मतलब इसी तरह से ऑप्शन बनाया गया था और इसी तरह ऑप्शन बनाए गए थे। तो जब हम कथा को जान लेते हैं तो बहुत आसानी से पता चल जाता है। अब इसमें शहीद कौन कौन हुए थे? गरुड़ गोविंद, सोलंकी माधव राय, जय सिंह और बानपुंडीर। बानपुंडीर का सबसे पहले सामना हुआ था, सबसे पहले शहीद तो वही हो गया था। छंद योजना क्या है? 11 प्रकार के 150 छंदों का प्रयोग किया है। 11 प्रकार के 150 छंदों का प्रयोग, ऐसे ही छंदों का राजा नहीं कहा जाता इन्हें। दोहा, कवित, अरिल, गाथा, साटक, कुंडलिया, भुजंगी, कंठ शोभा, दंडमाली, मोतीदाम और रसावला छंद का प्रयोग किया है। जिसे कवित कहा गया है वास्तव में वह छप्पे छंद है। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे अपने अगले मूल पाठ या कवि से संबंधित लाजिए, क्योंकि आदिकाल में मूल पाठ के पढ़ने के बारे में संभावना ज़्यादा बनती नहीं है, क्योंकि ये स्पष्टीकरण ही नहीं है कि पढ़े तो पढ़े क्या। तो कल अमीर खुसरो या विद्यापति में से एक पढ़ाएंगे और परसों हम अपना आदिकाल का टेक्स्ट समाप्त करेंगे। धन्यवाद।